विनय ने अभी अभी इतिहास में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की थी और अपने चाचा जी के यहाँ नया गांव जा रहा था। शाम को करीब 3 बजे वो अपने शहर से नया गांव के लिए ट्रेन से सवार हुआ। ट्रेन अपनी गति से लगातार दौड़ी जा रही थी। ये सफ़र काफ़ी लंबा था, जिसमें लगभग 8 घंटे का समय लगता था। विनय 3 से 4 घंटे तक तो बाहर खिड़की से देखता हुआ जगता रहा। फिर अचानक से उसे थकान और नींद महसूस होने लगी, तो उसने बाकी का बचा हुआ समय सो करके ही काटना उचित समझा। कुछ घंटों की नींद के बाद उसे पता ही नहीं चला कि उसका स्टेशन आया। वो नींद से उठा और खिड़की के पास पहुंच गया उतरने के लिए। उसने घड़ी में जब समय देखा तो अभी 12 बजने में 4 मिनट बाकी थे। वो इस गांव में पहली बार आ रहा था, लेकिन उसको पता था कि उसके चाचा का घर स्टेशन से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था, जिसमें महज 30 मिनट ही लगते थे। ट्रेन से उतरकर विनय नया गांव के रास्ते पर चला जा रहा था। रास्ते पर बहुत घना अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से इतनी धुंध और जानलेवा ठंड। विनय ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर रखी थी कि शायद इसे कुछ दिखने में मदद मिल सके और वो आसानी से आगे बढ़े जा सके। उसने इस गांव के बारे में पहले ही सुन रखा था कि ये एक चुड़ैल का गांव है और रात में इस रास्ते पर सफ़र करना जान जोखिम में डालने के बराबर था। पर विनय इतिहास में बहुत रुचि रखता था, इसलिए भूत और चुड़ैल की रत्ती भर में विश्वास नहीं करता था। तो वो बिना किसी डर के अपने रास्ते पर बढ़े जा रहा था। अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। इस रास्ते से आज तो कोई जरूर आएगा, इंसान का बच्चा, और उसका ताजा ताजा खून पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। विनय इस आवाज को सुनकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर कुछ देखने का प्रयास करने लगा। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल की लाइट बंद की और ये क्या, विनय ने देखा कि चुड़ैल का एक झुंड जो बहुत ही डरावना और भयानक था, लगातार उसकी ओर बढ़ा चला जा रहा था। डर के मारे विनय कड़कड़ाती ठंड में से पसीने तरतर बतर हो गया। डर के मारे उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि और क्या करे और क्या नहीं। आज उसे जिंदगी में पहली बार चुड़ैल के होने का विश्वास हो रहा था। ये भयानक मुंह और खुले बाल, लंबे लंबे नाखून जो किसी का कलेजा चीरने के लिए काफी थे। विनय कांपते हुए कदमों से पीछे हटने लगा, मगर उसे ध्यान आया कि इस झाड़ी के अलावा उस रास्ते में छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। आज तो वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, पर आगे जो मंजर था वो बहुत ही खौफनाक था। एक नहीं 2 बल्कि चुड़ैल का पूरा झुंड उसकी ओर आ रहा था। विनय ने ध्यान से देखा कि वो सब एक लाइन में चल रही थी। उसमें जो सबसे बड़ी थी वो सबसे आगे, बाकी सब लाइन में पीछे पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी या उसकी झंड उस्ताद थी, जिसका सब चुड़ैल अनुसरण करती थी। विनय डर के मारे दुबका हुआ कई देर तक बैठा रहा, जब तक कि वो चुड़ैल का झुंड उससे आगे नहीं निकल गए। धीरे धीरे वो झुंड विनय पर करता हुआ आगे की ओर निकल गया। तब जाकर विनय की जान में जान आई। अब विनय ने उनके निकल जाने के बाद गांव की ओर
तेज गति से दौड़ना शुरू किया। उसकी सांसें फूली हुई थी और डर के मारे चेहरा लाल हो चुका था। जैसे तैसे करके वो चाचा जी के घर के मेन गेट तक पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी चाची विद्या जी ने दरवाज़ा खोला और विनय को अंदर बुलाया। विनय ने चाची को नमस्ते कहा और चरण स्पर्श किए। चाची ने आशीर्वाद देते हुए कहा, चिरंजीवी भव। फिर चाची ने विनय को इतनी देर से आने का कारण पूछा और साथ ही कहा कि तुम हाफ क्यों रहे हो बेटा? वो चाची विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसीलिए उसने कहा टाल दिया कि वो क्या कहना चाहिए। न चाची, मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी तो आने में ज़रा देर हो गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, अपना सामान यहाँ खटे पर रख दो और हाथ मुंह धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तभी अंदर से आवाज़ आई, अरे विनय बेटा तुम गए? ये विनय ने चाचा ठाकुर अमर थे। विनय ने हाथ सिर हिलाते हुए उनको प्रणाम किया। आओ बेटा बैठो। चाचा जी ने विनय को अपने पास के चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। विनय उसके बगल की चारपाई पर जाकर बैठ गया। और बताओ बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं चाचा जी, विनय ने सहमी आवाज में जवाब देते हुए कहा। लो बेटा, खाना तैयार है, मैंने खाना लगा देती हूँ, तुम चारपाई पर बैठकर अच्छे से खाना खा लो। विनय ने चाची जी से कहा। चाची जी, विनय के लिए खाना परोसा जाता है और वो चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद विनय पूछता है, चाची रूही कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो बेटा काशीपुर गई है, स्कूल का एक पिकनिक है, उस पर कल शाम को वापस लौट आएंगे। इस तरह विनय और चाची के बीच कुछ देर बातें लंबा वार्तालाप होता गया और उसके बाद सब सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं। विनय अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा अभी भी उस चुड़ैल के खौफनाक झुंड के बारे में सोच रहा होता है, जो एक बहुत ही डरावना मंजर था उसके लिए। उसके मन में अभी भी जिज्ञासा थी उस चुड़ैल की हकीकत के बारे में जानने की। विनय के बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक आंख लग गई तो वो पहुंच गया सपने में एक नई दुनिया के सैर पर। एक लड़की सफेद कपड़े में ठीक उसके सामने रोड पर खड़ी थी। अंधेरी सुनसान रात, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहां उस लड़की के ये लंबे लंबे बाल थे गर्दन तक, पर उसने अपनी मुंडी झुकाई हुई थी। विनय ने उसके कुछ दूरी पर खड़ा था। वो लड़की धीरे धीरे विनय की ओर बढ़ रही थी। उसकी पायल की आवाज विनय के दिल दहला दे रही थी। वो लगातार उसकी ओर बढ़ी जा रही थी। विनय इतनी रात को उस सुनसान सड़क पर सफेद कपड़े पहनी लड़की औरत को देखकर मारे डर के मारे कांपने लगा। बहुत ही जल्द वो विनय के पास आ गए और बोले, क्यों विनय बाबू, पसंद आई ना ये गांव तुमको? मैं तो तुम्हारी अपनी हूं, मुझे नहीं पहचानते? आखिर आ ही गए ना तुम इस गांव में, अब होगा मेरा बदला पूरा। तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत खींच लाई है। और हाँ, भागते तो सोचना मत, हर पहर तुम्हारी नजर पर रहेगी। तो आओ तुम्हें कुछ नज़ारा दिखा दो तुम्हारी मौत का। इतना कहकर वो औरत हवा में उड़ने लगी और विनय को अपने एक गर्दन से पकड़ के ऊपर की ओर ले गई। विनय पूरी तरह से हवा में झूल रहा था।
उसने जब नीचे देखा तो वो जमीन से बहुत ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था और उसकी गर्दन ठीक औरत के हाथ में थी। तो कैसा लग रहा विनय बाबू? आ रहा है ना मजा हवा में झूलने का? अभी तो और मजा आने वाला है जब मैं तुम्हारी ऊंचाई से जमीन पर फेंकूंगी। इतना कहकर औरत ने विनय को उस ऊंचाई से जमीन पर फेंक दिया और विनय चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर चाचा चाची उठकर भागकर उसके कमरे में आते हैं। वहां आकर देखा तो विनय बेड पर बैठा हुआ और मारे डर के पसीने तरबतर हो चुका था। चाची ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? तो इस तरह इतनी ठंड में भी पसीना से भीगे हुए हो? तो आखिर कौन थी वो औरत जो विनय को मारने के लिए कह रही थी? मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।